उम्मीद करता हूं कि आप खुशी होंगे और आपके परिवार वाले भी खुश होंगे। और ये जो त्योहार है ये आपका साल बहुत अच्छा करके जाएगा और इस साल में आपकी ये जो सरकारी नौकरी का सपना है इसको भी आपको पूरा करेगा, ये ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट सीबीटी 1 का फाउंडेशन बैच, जिसमें आपका मैथ का कोर्स है, रीजनिंग का कोर्स है, साइंस का कोर्स है, जीके का कोर्स है, ये अवेलेबल है। अभी होली की वजह से ऑफर में चल रहा है। इसका प्राइस 600 रुपए है। अगर किसी भी बच्चे को कंप्लीट पैकेज चाहिए तो माई पाठशाला के एप्लीकेशन से ये परचेज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आज पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखो क्या कह रहा है। एक वस्तु को रुपए 2540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को रुपए 1850 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो कह रहा है क्रय मूल्य क्या होगा। आपको ये सवाल का टाइप याद रखना है कि जब भी आपका लाभ और हानि बराबर दे, शर्त क्या है, दो अलग अलग विक्रय मूल्य होने चाहिए। एक विक्रय मूल्य अलग है, उस पर उतना ही लाभ हो रहा है बेचने पर, और एक दूसरा विक्रय मूल्य है जब बेच रहा है तो उतनी ही हानि हो रही। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारा सीपी है, ये हमारा क्या है, सीपी है। अगर इस सीपी पे मैंने क्या लिया, x रुपए का लाभ लिया और कितने में बेच दिया, सीपी प्लस x में बेच दिया। और इसी पे मैं कह रहा हूं कि जितना मैंने लाभ लिया अगर मैं उतने ही हानि में बेचता तो कितने में बेचता, अगर मैं x रुपए की हानि लेता तो कितने में बेचता, सीपी माइनस x में बेचता। कहने का मतलब जो लाभ और हानि है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको दो विक्रय मूल्य मिल जाएंगे, एक ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा, एक ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर ये दोनों विक्रय मूल्य हमें मालूम है और हमको अगर सीपी निकालना है तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, सीपी प्लस एक्स है, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस, और मैंने बोला सीपी माइनस एक्स है, दोनों को जोड़ दिया। अब अगर दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 टाइम्स सीपी बचेगा। और अगर हमें सीपी निकालना है तो क्या करना है, 2 से भाग देना है। कहने का मतलब एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या किया है मैंने, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दिया है और उसके बाद में अंत में हमें क्या करना पड़ रहा है, आधा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी सवाल में हमको ये बस स्टेप याद रखना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमेशा अब एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और क्या कर देना है, आधा कर देना है। या तो जोड़ के आधा कर दो या आधा करके जोड़ दो। मैंने बोला आधा करके जोड़ लेते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 7 14 और 0, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 5 10, जोड़ दिया भाई। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा। 2195 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है तो एग्जाम में कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही आसानी से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2195। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो पढ़ो, ट्राई करो सभी लोग इसको। क्या कह रहा है, रुपए 25,000 की राशि का 9.25% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के अंत का परिपक्वता मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। आपको मूलधन दे रखा है, आपको दर दे रखी है, लेकिन जो दर है वो आसान नहीं दे रखी, थोड़ी सी अजीब सी दे रखी है। सिर्फ 2 साल का आपको मूलधन निकालना है। सवाल बड़ा आसान है लेकिन थोड़ा सा जो परसेंटेज दे रखा है वो कठिन है। कैसे करेंगे, मूलधन हमें पहले से मालूम है, ब्याज निकाल लेते हैं, मूलधन में जोड़ देंगे, आसानी से आ जाएगा। भाई अगर ये 1 साल का ब्याज है तो अगर मैं 2 साल के ब्याज की बात करूंगा तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। भाई साफ साफ दिख रहा है कितना हो जाएगा, 18.5% हो जाएगा। भाई इसमें गुणा करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, 9 का 2 गुना हो गया 18, 2.5 का 0.25 का 2 गुना हो गया 0.5। क्लियर। अब हमें क्या कर लेना है कि 25,000 का इतना परसेंट निकाल लेना है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और उसको मूलधन में हमें जोड़ लेना है। भाई 25,000 का हमको क्या निकाल लेना है, 18.5% निकालना है। तो 18.5% का मतलब क्या होता है, बटे में 100। भाई 2 0 ये चला गया और 1 0 इस दशमलव से चला गया। 25 का गुणा कर दो, 25 25 कितना होता है, 125, 12 हाथ से ला गया। 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जोड़ दिया, 212 हो गया, तो 2 आ गया, हासिल 21 आ गया। 25 1 25, और 25 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 4625 रुपए हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा ब्याज है। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 4 29,625 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो बात सभी को समझ में आ गई।
ये जो परसेंटेज है, अगर इसको देख के डरोगे और इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाओगे तो उल्टा आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। कई बार हमको सवाल में देखना होता है, कई बार हम कहते हैं ना जब इस तरीके का परसेंटेज होता है तो फ्रैक्शन में बदलते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन में बदलने जाओगे तो आपको उल्टा ज्यादा समय लग जाएगा। जरूरत ही नहीं हमें फ्रैक्शन में बदलने की, ऐसे ही हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 29,625। क्लियर? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? 4 क्रमागत, अब 4 क्रमागत कोई भी हो सकती हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। और संख्याएं कैसी हैं? वैसे तो इसमें दिया होना चाहिए 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं या 4 क्रमागत पूर्ण संख्याएं या 4 क्रमागत कोई भी संख्या दी होनी चाहिए। भाई इसमें कौन सी तरीके की 4 क्रमागत संख्या? अगर किसी भी तरीके की 4 संख्या नहीं तो हमको ये मालूम है भाई क्रमागत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 यही तो क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो हम ऑटोमेटिक मान लेंगे कि हमारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। जब भी इस तरीके का सवाल मिलता है जिसमें सवाल में डेटा नहीं होता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर जी कहाँ से कैलकुलेशन करें। जब भी सवाल में डेटा नहीं होता है तो सवाल को कठिन नहीं करते हम लोग, सवाल को आसान करते हैं। सबसे आसान डेटा ले लेते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने कहा नंबर में जो सबसे छोटे नंबर होते हैं मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला सबसे पहला नंबर 1 होता है, 4 क्रमागत हो गया तो अगला क्या हो गया 2, उसका अगला 3 हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 4। कह रहा है भाई इनका जो गुणनफल है वो किससे भाग चला जाएगा? तो भाई इनका गुणनफल इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 4 3 12 दूना 24, 24 से भी भाग चला जाएगा। कहने का मतलब 24 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा, 24 से छोटे छोटे जो 24 के फैक्टर है उनसे भाग चला जाएगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या 24 से भाग चला जाएगा। अच्छा ये तो हमारा एक नंबर हो गया। सिर्फ एक नंबर से कभी भी जस्टिफाई नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा तो फिर से देखा 4 3 12 दूना 24, 24 तो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया ताकि हमें कैलकुलेशन करने में और समझने में आसानी है। 24 गुणे 5। अब ध्यान से समझना, ये नंबर भी 24 से भाग जा रहा है, ये भी नंबर 24 से भाग जा रहा है। अगला नंबर अगर आप नहीं भी निकालोगे, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। 2 नंबर से आइडिया लग गया। इवन तो अगर आप तीसरा नंबर भी चेक करोगे तो देखो 3 गुणे 4 गुणे 5 और गुणे में 6, 6 गुणे 4 फिर से कितना हो गया 24 हो गया, और गुणे में कितना हो गया 15 हो गया। अगर आप देख रहे हो तो सारे नंबर क्या है, इसमें भी 24 से भाग जा रहा है, इसमें भी 24 से भाग जा रहा है, इसमें भी 24 से भाग जा रहा है। मतलब इस तरीके के जितने भी नंबर बनेंगे सब में क्या है 24 से भाग चला जाएगा। जनरली जो पहला वाला होता है हमें सिर्फ इसी से आइडिया लग जाता है। इसको करो और ऑप्शन चेक कर लो, क्या इसमें 10 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 24 से भाग जाएगा, हाँ चला जाएगा। क्या 48 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 22 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। बस कहानी खत्म। हमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती। पहला लिखो और ऑप्शन से क्या करो, वेरीफाई कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 अगर ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना होता है और आगे सीरीज बनानी होती है। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट से भी आना चाहिए और शॉर्टकट्स भी आपको आने चाहिए। क्लियर हो गया ये सवाल? आंसर क्या हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बढ़िया सवाल है, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक आयताकार पार्किंग स्थान को इसकी 3 भुजाओं को पेंटिंग करके चिन्हित किया जाता है। कह रहा है आयताकार पार्क है और इसकी 3 भुजा को पेंट कर दिया जाता है। यदि पेंटिंग ना की गई भुजा की लंबाई 9 फीट है। कह रहा है जो भुजा को पेंट नहीं किया गया है उसकी लंबाई 9 फीट है। 4 में से 3 पेंट हो गई तो एक ऐसी बची होगी जिसको पेंट नहीं किया गया होगा, उसी की लंबाई दे रखी कितनी है 9 फीट है। और कह रहा है पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई 37 फीट है। पेंटिंग की गई भुजा की लंबाई, तो पेंटिंग कितनी भुजा की गई 3 भुजा। कहने का मतलब अगर मैं इस तरीके से एक आयताकार पार्क बनाता हूं और मैं मान लेता हूं कि कोई 3 भुजा पेंट कर दी गई, ये ए है, ये बी है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। मैंने बोला ये एक आपकी पेंट कर दी गई, ठीक। इसी तरीके से ये भी आपकी पेंट कर दी गई, इसी तरीके से ये भी आपकी पेंट कर दी गई। हमको मालूम नहीं कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो पेंट नहीं हुआ है वो कौन सा है, ये वाला है। इसका मान कितना है, सवाल के हिसाब से कह रहा है कि भाई जो नहीं पेंट हुआ है ये 9 फीट है, तो ये हमारा 9 हो गया। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये 9 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 9 फीट ही तो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अगर ये 9 है, ये 9 है, तो टोटल ये जो था
ए बी और ए टोटल कितना था 37। 37 में से अगर मैं 9 को घटा दूं तो कितना बचा 28। और ये जो 28 है भाई आधा इधर होगा आधा इधर होगा, कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 14 और ये भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है आयताकार जो पार्क है उसकी हमको लंबाई भी मालूम चल गई, चौड़ाई भी मालूम चल गई। हमसे क्या कह रहा है, तो पार्किंग स्थान का क्षेत्रफल वर्ग फुट में निकालना है। तो भाई जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 14, चौड़ाई कितनी हो गई 9 और 14 गुणे 9 कितना होता है 126 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। बोलो बात सभी को समझ में आ गई, सही आंसर क्या हो जाएगा 126 स्क्वायर फीट। क्लियर हो गया सभी को। कितनी हो गई 14, चौड़ाई कितनी हो गई 9 और 14 गुणे 9 कितना होता है 126 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। बोलो बात सभी को समझ में आ गई, सही आंसर क्या हो जाएगा 126 स्क्वायर फीट। क्लियर हो गया सभी को। 2/3, 4/6, 8/27 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। कभी भी आपको अगर फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है तो हमेशा क्या याद रखना है कि जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है, इसको सेम कर लेना है, चाहे आपको एलसीएम निकालना है चाहे आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक, देखो जैसे हमारे सवाल में दिया हुआ है 2/3, 4/6 और 8/27। अब हर को कैसे सेम करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है पहले क्या करो कि इसमें इन सब नंबर से भाग देके देखो, इससे भाग चला जाएगा चला जाएगा, इससे भाग जा रहा नहीं जा रहा है, कितना बचा हुआ है, किस वाली वजह से नहीं जा रहा है, इसमें 3 से तो चला जा रहा है 2 से नहीं चला जा रहा है, तो 2 का और बड़ा कर दो। या इसका बड़े वाले नंबर का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, 27 दूना 54, 54 में फिर भाग देके देखो, 27 या 81, 81 में भाग देके देखो, फिर 27 गुणे 4 उसमें भाग देके देखो, जिसमें भाग चला जाए बस वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। अब अगर यहां वाले नंबर में हर में 2 का गुणा किया है तो अंश में भी 2 का गुणा कर दिया, ये हमारा कितना बन गया 54। तो सभी के अंश को हमको क्या करना है 54 बनाना है। यहाँ पे भी 54 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे 9, तो ऊपर भी किसका गुणा कर दिया 9। यहाँ पे 54 बनाने के लिए नीचे किसका गुणा करोगे 18, तो ऊपर भी किसका गुणा कर दोगे 18 का। अब भाई जो भी आपका नंबर है इन सभी का आपका एलसीएम हर क्या हो गया सेम हो गया। अगर मुझे अब एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना है तो हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले जो हर है वो तो सेम हो गया, सबका कितना हो गया 54, यहाँ पे भी 54 लिख दो और यहाँ पे भी 54 लिख दो। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम निकाल लो, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो अंश का क्या करो एचसीएफ निकाल दो। भाई ये हमारा हो गया 36, ये भी हमारा हो गया 36 और ये हमारा कितना हो गया 16। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो ये भाई 2 की अधिकतम घात कितनी है 4 है, यहाँ पे 4 गुणे 9 है, तो 2 की सबसे अधिकतम घात कहां पर मिलेगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16। इसके बाद 3 की अधिकतम घात 9, यहाँ पे भी 3 की अधिकतम घात का मतलब फैक्टर यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 9। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अच्छा देखो ये सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं होगा, कई बार होगा कई बार नहीं भी होगा, तो हमको क्या करना होगा इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। 9 से भाग दे दिया कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 से और चला जाएगा 8 बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर, तो फाइनली हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 8/3। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। लेकिन अगर इसी सवाल में आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर सब में कॉमन देखें तो 2 की घात 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, यही हमारा क्या आ जाएगा मतलब 4। भाई 4 गुणे 9, 4 गुणे 9 और 4 गुणे 4, तो सबसे कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया 4, यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ पे भी 2 से भाग चला जाएगा 2 बार, यहाँ से 2 से भाग जाएगा 27 बार, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2/27। तो उम्मीद है कि आपको किसी भी फ्रैक्शन से एलसीएम कैसे निकालना है ये भी सीख लिया और एचसीएफ कैसे निकालना है ये भी सीख लिया, और दोनों के लिए तरीका क्या यूज करना है सेम यूज करना है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते। कह रहा है 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है हमको ये बताना है। कभी भी अगर हमारे पास में सीरीज दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बीच का अंतर समान है, क्रमागत 2 नंबर को पकड़ते हैं, नंबर हमारा समान है, अंतर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 3, 5, 7, 9, 11। एक और नंबर ले लेता हूं 3, 7, 10, 13।
अगर मैं यहां पर अंतर देखूं तो 3 और 5 के बीच का अंतर है 2, 7 और 5 के बीच का अंतर है 2, यहां पे भी अंतर है कितना 2, यहां पे भी अंतर कितना है 2। अगर कोई सीरीज चल रही है और उस सीरीज में क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सदैव समान है, तो जो भी एवरेज होता है, जो भी हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। तो अगर इन सब की बात करें तो मिडिल कैसे निकलेगा, आधा इधर से हटा दिया, आधा इधर से हटा दिया, बीच में क्या आ गया, ये यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो 7 और 3 के बीच का अंतर है 4, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, मैं इसको सही कर देता हूं, यहां पे मैं इसको 4 कर देता हूं। और इनके जो बीच का अंतर है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा, और 13 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अभी भी अंतर क्या है, सेम है। अंतर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, लेकिन अंतर आपको क्या रखना है, सेम रखना है। अगर अंतर सेम है तो जो एवरेज होगा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। लेकिन भाई देखो 2 यहां से हटाया, 2 यहां से हटाया, तो मिडिल में तो कुछ बचा ही नहीं। जब भी मिडिल में नहीं बचता कुछ भी, तो एक इधर का और एक इधर का, आखिरी 2 वाले जो होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, मतलब मिडिल में फिर एक की जगह पे कितने हो जाएंगे, 2, और इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो यहां पे एवरेज कितना हो जाएगा, 10 और 7 का आधा, 10 और 7 का आधा, 17 का आधा कितना हो जाएगा, 8.5। बात समझ में आ रही। अब जैसे अगर हम इस सवाल की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे पास में 3 नंबर है, मान लेते हैं तीनों की उम्र x, y और z है, इनके बीच का भी अंतर 2 है सवाल के हिसाब से, इनके बीच का भी अंतर सवाल के हिसाब से 2 है। तो जो एवरेज होगा इन तीनों का, जो एवरेज होगा वो हमेशा क्या होगा, मिडिल वाला होगा। भैया बढ़ते हुए या तो बढ़ते में रखना है या तो घटते में रखना है, तो जो मिडिल वाला होगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो भाई ये एवरेज हो गया, तो इसकी उम्र कितनी हो गई, 8 साल हो गई। भाई ये 2 साल छोटा है तो इसकी उम्र कितनी हो गई, 6 साल हो गई। और ये 2 साल बड़ा है तो इसकी उम्र कितनी हो गई, 10 साल हो गई। तो बिना किसी कैलकुलेशन के तुरंत हमको मिडिल वाला मिल जाएगा, फिर हम लेफ्ट और राइट जो भी निकालना है आसानी से निकाल सकते हैं। इन तीनों में सबसे बड़ी उम्र वाला कौन सा है, 10 साल वाला। तो यही तो सवाल में पूछा, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, 10 साल। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बोलो बात समझ में आ गई सभी को, आंसर 10 ईयर्स। अगला सवाल, ये बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहा है, यदि A1B अंकगणितीय प्रगति में है, अंकगणितीय प्रगति का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एपी में, और 1AB ज्यामितीय अनुक्रम में, ज्यामितीय का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, जीपी लिखते हैं। तो कह रहा है ए और बी क्रमशः के समतुल्य हैं, किसके बराबर है, और शर्त दे रखी है कि जो ए और बी है वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अच्छा, कभी भी आपको इस तरीके से 3 नंबर मिलते हैं जो कि किसमें है, ए बी सी, किसमें है, एपी में है, तो हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पहला और आखिरी नंबर है इनका अगर मैं सम निकालूंगा तो बीच वाले नंबर के 2 गुने के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई 3 नंबर हमारे किस में है, जीपी में है, तो इसमें क्या होता है, जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर पहले और आखिरी नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। ये एपी और जीपी का कॉन्सेप्ट होता है 3 नंबर के केस में, और नंबर होंगे तो अलग तरीके से होगा, लेकिन 3 नंबर के केस में ये कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई यहां पे भी तो हमारे पास में 3 नंबर यहां पे दिया हुआ है, 3 नंबर यहां पे दिया हुआ है, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। एपी के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले और आखिरी का सम, पहले और आखिरी का जो सम है वो बीच वाले नंबर के 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ये पहले वाले केस से हो गया। दूसरे वाले केस की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, जो बीच वाला नंबर है इसका स्क्वायर पहले और आखिरी के गुणनफल के बराबर होगा। b इंटू 1 करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर। अब ये हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लेंगे, a और b का मान निकाल लेंगे। ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भाई, b का मान उठा के यहाँ पे रख दिया, तो a प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, साफ साफ दिख रहा है। इसको ब्रेक करेंगे तो एक प्लस 2 आएगा, एक माइनस 1। जो प्लस होता है वो माइनस में जाता है, a बराबर आ जाएगा -2। जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है, तो एक a का मान आ जाएगा 1। मैं अगर इसको इस तरीके से लिखना चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो a के हैं वो 2 मान है। कौन कौन से 2 मान है, एक -2 है और एक +1 है।
अच्छा, जब a का मान मालूम चल गया तो हमें b का भी मान मालूम चल जाएगा। कहां से? यहां से a स्क्वायर से। a का मान अगर -2 है तो b का मान a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, जब a का मान 1 है तो 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। b का मान कितना आ जाएगा? 1। भाई इस वाले के लिए b का मान इतना है और इस वाले के लिए b का मान कितना है? इतना है। लेकिन सवाल में तो एक शर्त दे रखी थी कि a का मान b के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये वाला जो केस है ये वाला हमारा नहीं हो सकता। यही वाला केस हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। a का मान -2 और b का मान 4। बात क्लियर हो गई सभी को? समझ में आ गया कैसे है? आंसर मालूम चल गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है P की दक्षता Q से 25% कम है, उनके पारिश्रमिक को किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए? पारिश्रमिक या वेजेस या जो भी काम करने का पैसा मिलता है वो हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? काम के रेशियो में बढ़ता है। और जो काम होता है वो काम क्या होता है? कितनी क्षमता से कितना समय काम किया है। काम का जो पैसा बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? क्षमता इंटू समय के रेशियो में बटेगा। लेकिन अगर किसी सवाल में समय बराबर दिया है या समय नहीं दिया है, समय बराबर दिया है तो बात खत्म हो गई, और अगर समय नहीं दिया इसका मतलब भी होता है कि क्या है? समय बराबर है। कहने का मतलब अगर ये वाला समय बराबर है तो उस केस में जो भी पैसा है, काम या पैसा, किस रेशियो में बढ़ता है? उनके क्षमता के रेशियो में बढ़ता है। तो भाई यहां पे तो समय दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? बस हमें क्षमता का रेशियो निकाल लेना है। जो क्षमता का अनुपात होगा वही हमारे पारिश्रमिक का भी अनुपात होगा। कह रहा है भाई 25% कम है कौन? P। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। ये हमारा किसका मान हो गया? Q का। मैंने बोला अगर Q की क्षमता 4 है तो P की क्षमता 4 से 1 कम कितनी हो जाएगी? 3। अगर ये क्षमता का अनुपात है तो इसी अनुपात में क्या है? उनका पारिश्रमिक भी बढ़ जाएगा। तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा? C अनुपात। आसान सा सवाल था, कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और सवाल का आंसर भी निकाल लिया। अगर कॉन्सेप्ट आता था तो 1 सेकंड से 2 सेकंड का बस ये सवाल था पढ़ने के बाद। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। दशमलव को हमको क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। कई बार जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर जाते हैं, तो गलत नहीं करना, ध्यान से देखना कैसे इसको करेंगे। कह रहे हैं 0.0056, इसको हमको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो दशमलव हटाया, 1 लिखा, जितने अंक हैं उतने 0 लिख लिया। एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो 1000 होता है ये किसके बराबर होता है? 125 × 8। ये कैलकुलेशन कई बार आपके एग्जाम में मिलेगा, कई बार आपके पढ़ाई में मिलेगा, तो ये कैलकुलेशन को हमेशा दिमाग में बिठा के रख लो। अब जैसे मैंने 56 को देखा तो ये 56 होता है 7 × 8। 8 से भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। यहाँ पे सीधे सीधे एक एक करके पहाड़ा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक ही बार में याद रखना है कि 125 बार चला जाएगा। ऊपर हमारा कितना बचा? 7। नीचे कितना बचा? 1250। अगर ये नहीं भी याद है तो आप इस सवाल को तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन भाई ये बार बार आपके कैलकुलेशन में यूज होता है, तो इससे बेहतर है कि याद कर लो। इस सवाल में भी 2-3 सेकंड का समय बचाओ, दूसरा कोई सवाल आएगा वहां पे भी 2-3 सेकंड का समय बचाओ। ऐसे जितने भी सवाल में इस तरीके का कैलकुलेशन आएगा हर जगह पे ये 2 से 3 सेकंड का समय बच जाएगा। देखो मैं सारे सवाल में तो कहता नहीं कैलकुलेशन याद रखो, कुछ ही सवाल में कहता हूं, और जो मैं कुछ सवाल में कहता हूं वो कैलकुलेशन बार बार रिपीट होती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको याद कर लो। तो इस कैलकुलेशन को बस याद कर लो, ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 7/1250। अगला सवाल नाव और धारा का सवाल है। देखो क्या कह रहा है। धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। धारा के विपरीत दिशा जा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने पर 4 घंटे का समय लगता है। अच्छा, जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है। भाई जितनी दूरी जा रहा है उतनी ही दूरी वापस आ रहा है। यहां पे 8 घंटा 48 मिनट लगता है और यहां पे 4 घंटा लगता है। अच्छा, अगर दूरी समान है तो जो समय का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है? स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो हमें क्या करना है? बस समय का रेशियो निकाल लेना है, और उसमें भी हमें अगर स्पीड की बात करें तो एक धारा की दिशा में a + b हो जाएगा और धारा की विपरीत दिशा में a - b। धारा की दिशा में स्पीड ज्यादा होगी और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ऑटोमेटिक एक नंबर बड़ा मिलेगा, एक नंबर छोटा मिलेगा। जो बड़ा हो गया वो a + b हो गया, जो छोटा हो गया वो a - b हो गया। तो हमें ज्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा कौन a - b बन रहा है, कौन a + b बन रहा है। बस रेशियो निकालो और बड़ा छोटा देख लो।
मैंने बोला इसको भी घंटे में बदल लो, 60 से भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 अट्ठे 40, 44/5। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 44/5 और बटे में 4 करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, कितनी बार, 11 बार। तो एक वैल्यू बन गई 11, एक वैल्यू बन गई 5, तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 11 और a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a का मान कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया 8 और सॉरी +5। अगर मान लो हमको b का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो b का मान कैसे निकलेगा, दोनों को घटा के आधा करो, 11 में से 5 गया 6, 6 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 3। हमें यही तो कह रहा है, नाव की धारा की चाल शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात निकालना है। तो ये भाई शांत जल में नाव की चाल और ये धारा की चाल, तो अनुपात कितना आ जाएगा 8:3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को। आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी लोग अपना त्योहार भी इंजॉय करें, लेकिन साथ में पढ़ाई करते हुए भी चलें, ताकि जो हमारा फ्लो है पढ़ने का वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन त्योहार है तो त्योहार को भी अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो आज की क्लास को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो भी अपने मैंने सॉल्व किया है सोल्यूशन का पीडीएफ चाहिए या कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो जितनी भी तरीके की पीडीएफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पाठशाला रेलवे एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो भाई सभी लोग पाठशाला रेलवे एग्जाम्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। अगर आपको किसी भी तरीके का कंप्लीट पैकेज चाहिए, कोर्स चाहिए, मैथ का, साइंस का, जीके का, रीजनिंग का, तो वो आपको माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। एक और बात यह है कि अभी होली में ऑफर चल रहा है, जो आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके, मतलब जो भी सीबीटी 1 में पूछा जाता है कंप्लीट पैकेज, ये आपको मिल जाएगा अभी माई पाठशाला के एप्लीकेशन में ऑफर में 600 रुपए में। तो अगर किसी को ये कोर्स लेना है तो माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और वहां से ये कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर स्टिल कोई इंक्वायरी रह गई है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें पाठशाला पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में हम कोई वीडियो करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय करिए, होली मनाइए अच्छे से और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्लास के लिए। मनाइए अच्छे से और बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्लास के लिए।